नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार की नीतीश कुमार सरकार को लगा बड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रही जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ अब मामले की सुनवाई 3 जुलाई को करेगी। मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में छात्रों के एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस आदिवासी आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसके बाद कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से बातचीत की। गृह मंत्रालय राज्य में स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राज्य में पर्याप्त बल में सुरक्षा बल तैनात है, जिनमें असम राइफल्स, केंद्रीय पुलिस बल और सेना के जवान शामिल हैं। केंद्र से रैपिड एक्शन फोर्स की अतिरिक्त कंपनियों को भी भेजा गया है। हिंडन एयरबेस से आरएएफ के अतिरिक्त जवान भेजे गए हैं। सुरक्षा और सामान्य स्थिति बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हिंसक विरोध को रोकने के लिए सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में भी मणिपुर के लोगों ने मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट या निचली अदालत ले जाने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके लिए याचिका दाखिल की गई थी। अब न्याय के लिए मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है। दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों के डीसीपी को अपने जिलों में खासकर सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मध्य दिल्ली की ओर से जाने वाली सड़कों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, जहां कई जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कर्नाटक में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई विकास परियोजनाओं का खास जिक्र किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कनकगिरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों की अपनी अलग पहचान है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कर्नाटक में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करने के लिए शुक्रवार को कर्नाटक का दौरा करेंगे। जनता दल एस प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने गुरुवार को कई जगहों पर प्रचार का जिम्मा संभाला। कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा गर्मा गया है। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने इस पूरे प्रदेश में इसके लिए विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का विरोध जताने के लिए विजयनगर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बेंगलुरु में पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस पार्टी वोटों के लिए देश की जनता को धर्म के आधार पर बांट रही है। बजरंग दल कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान में छुटपुट घटनाओं के साथ मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गया। पहले चरण में 37 जिलों में मतदान हुआ, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन मंडल और गोरखपुर और वाराणसी मंडल शामिल हैं। इस चरण में 10 मेयर, 820 पार्षद, 103 नगरपालिका अध्यक्ष, 2740 नगरपालिका परिषद सभासद और 275 नगर पंचायत अध्यक्षों सहित 3645 नगर पंचायत सदस्यों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इस चरण में 2 करोड़ 40 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव के लिए गोरखपुर में मतदान किया। मतदान के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि प्रत्येक वयस्क नागरिक ईमानदारी से अपने मत का प्रयोग करता है तो हर नागरिक बेहतर सुविधा का हकदार बन जाता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में महर्षि वाल्मीकि इंटरमीडिएट कॉलेज में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से मतदान करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लखनऊ में निकाय चुनाव में मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने राजधानी लखनऊ में मतदान किया। मायावती ने दावा किया कि इन निकाय चुनाव में उनकी पार्टी विजयी होगी। पश्चिमी यूपी के अमरोहा में 2 पक्षों में विवाद के बाद पत्थरबाजी की घटना सामने आई, लेकिन पुलिस की तत्परता के बाद हालात काबू में आ गए।
यूपी पुलिस की एसटीएफ ने कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दुजाना पर रंगदारी, वसूली, अपहरण समेत दर्जनों मामले दर्ज थे। अनिल दुजाना ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना का काफी खौफ था। बताया जा रहा है कि यूपी के मेरठ में एसटीएफ और अनिल दुजाना के गैंग के बीच गोलीबारी हुई। इसमें अनिल दुजाना की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और इसके जवाब में एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में अनिल दुजाना मारा गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता को धोखा देने, कानून के हनन और नैतिक रूप से दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल ने कोरोना काल में दिल्ली की जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया और अपने लिए नियमों का उल्लंघन करके शीश महल का निर्माण कराया। उन्होंने कहा कि जनता के रुपए का हिसाब केजरीवाल को देना होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास में हिस्सा लिया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल लोकतंत्र की रक्षा के लिए इमरजेंसी के दौरान चट्टान की तरह खड़े रहे। बादल साहब का जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। अमित शाह ने कहा कि बादल जी के जाने से सिख पंथ ने अपना एक सच्चा सिपाही, देश ने एक देशभक्त और किसानों ने सच्चा हमदर्द और राजनीति ने उच्च मानकों को सिद्ध करने वाले एक महापुरुष को खो दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को अपने गृह राज्य ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। राष्ट्रपति के आगमन पर ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार राष्ट्रपति ओडिशा स्थित अपने गृह जिले मयूरभंज के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग हब और कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया। पहाड़पुर में राष्ट्रपति ने श्याम लिपुन सिपुन या SLS स्कूल का भी दौरा किया, जिसे खुद उन्होंने स्थापित किया था। यहां उन्होंने पति स्वर्गीय श्यामचरण मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राष्ट्रपति ने पहाड़पुर में पूजा स्थल गोसानी पहुंची। वहां उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारी सेंटर द्वारा आयोजित व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशा समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर स्टेडियम में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रपति शुक्रवार को पंडित रघुनाथ मुर्मू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वे सिमलीपाल अभयारण्य का दौरा करेंगी। 6 मई को राष्ट्रपति बारीपदा में महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में आयोजित फिक्की फ्रेम्स 2023 को वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2047 तक वैश्विक विकास को प्रेरित करने वाला महाशक्ति बन जाएगा। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए प्रतिनिधि पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को बैठक से इतर विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, जिसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री किंग दांग शामिल हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में
ODF प्लस या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF प्लस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ महासचिव झांग मिंग के साथ बैठक की। उन्होंने एससीओ की अध्यक्षता के लिए भारत को समर्थन देने के लिए जनरल मिंग की सराहना की। डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रों के रूप में स्टार्टअप, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने को कहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंच गए हैं। शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्य देशों का बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव ने द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित एशियन डेवलपमेंट बैंक की 56वीं वार्षिक बैठक से अलग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चू क्यूंग हो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने माना कि भारत और दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदार है और इस बात की पुष्टि ये तथ्य भी करता है कि दोनों देश राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और संरचना, फार्मास्यूटिकल, खाद्य प्रसंस्करण सहित समुद्री संसाधनों और अन्य क्षेत्रों में निवेश के बेमिसाल अवसर हैं। वित्त मंत्री ने भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया के निवेश निगम KIC और अन्य निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। अभियान के तहत वायुसेना का विमान पोर्ट सूडान से 192 यात्रियों को लेकर अहमदाबाद पहुंचा। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने महामारी की स्थिति में वैश्विक तैयारी की व्यवस्था विकसित करने की कोशिशें परवान नहीं चढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि भावी संकट की स्थिति में स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला के कारगर ढंग से काम करने के लिए सशक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति और निवेश होना जरूरी है। अमिताभ कांत ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स को गुड गवर्नेंस और वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि केवल भारत के लिए बल्कि अन्य G20 देशों के लिए भी नए बेंचमार्क बनाने चाहिए। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 556 अंकों की भारी उछाल के साथ 61,749 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 166 अंकों की बढ़त के साथ 18,255 पर बंद हुआ।
वैश्विक बाजार में मजबूती के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बृहस्पतिवार को सोने का भाव 940 रुपए उछलकर 62,020 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 660 रुपए की तेजी के साथ 76,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मदर डेयरी ने धारा ब्रांड के तहत बिकने वाले अपने खाद्य तेलों का अधिकतम खुदरा मूल्य 15 से 20 रुपए प्रति लीटर घटा दिया है। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कमी के बीच कंपनी ने यह फैसला किया है। मूल्य कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वो अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के भारत में बढ़ी हुई मौजूदगी देखना चाहते हैं। फेसबुक कंपनी मेटा ने कहा है कि उसने ऐसे मालवेयर क्रिएटर्स की खोज की है जो चैट जीपीटी में जनता की रुचि का फायदा उठा रहे हैं। ये उपयोगकर्ताओं को हानिकारक एप्लीकेशन और ब्राउजर एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए लुभा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि हमें ऐसे एडीबी की जरूरत है जो सतत और जुझारू क्षेत्रीय विकास के लिए वृद्धिशील नहीं बल्कि बदलाव वाला रुख अपनाए। मास्टर कार्ड के पूर्व भारतीय अमेरिकी प्रमुख अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बधाई दी है। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 31 मार्च को समाप्त तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ यानी कुल मुनाफे में 137.5% की वृद्धि दर्ज की है। आवास ऋण कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने ब्याज आय बढ़ाने से वित्त वर्ष 2022-2023 की अंतिम तिमाही में एकल आधार पर 4,425 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट ने 15 मई तक टिकट बुकिंग रोकने की घोषणा की है। एयरलाइन यात्रियों को टिकट का पैसा लौटाने और भविष्य में यात्रा के लिए उनके इस्तेमाल की अनुमति देने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवाला समाधान याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसने क्रेमलिन पर ड्रोन हमले में राष्ट्रपति पुतिन की हत्या का असफल प्रयास किया और अब रूस ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि कीव का क्रेमलिन पर कथित हमले से कोई लेना देना नहीं है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जल्द ही रूसी सेना के कब्जे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी शुरू करेगा। दक्षिणी रूस में एक रिफाइनरी में एक ड्रोन हमले से तेल उत्पाद के एक भंडार में आग लग गई, लेकिन आपातकालीन सेवाओं के अनुसार आग को 2 घंटे के बाद बुझा लिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में एक बैठक में हिस्सा लिया। आईसीसी ने मार्च में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। कई बार के संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद खार्तूम में संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को भी युद्धरत पक्षों के बीच भीषण लड़ाई जारी रही। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने सूडान में लड़ाई को तुरंत बंद करने का आह्वान किया है। गुटरेस ने कहा कि संघर्ष एक पूर्ण युद्ध में बदल जाता है तो आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि संघर्ष ने मानवीय संकट पैदा कर दिया है। लगभग 1 लाख लोगों को पड़ोसी देशों में कम भोजन या पानी के साथ पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अफ्रीकी देश रवांडा में पश्चिमी और उत्तरी प्रांतों में पिछले 2 दिन में आई भीषण बारिश और बाढ़ की वजह से 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 5,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 77 लोग घायल हुए हैं। 66 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मलबों में दबे हुए लोगों को निकालने का काम भी जारी है। रवांडा के प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सरकार ने राहत सहायता भेजी है, जिसमें भोजन, साफ पानी, बिस्तर, रसोई के बर्तन शामिल है। किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए ब्रिटेन पूरी तरह तैयार है। 6 मई को वेस्टमिंस्टर एबे में एक शानदार समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला पार्कर की ताजपोशी की जाएगी। राज्याभिषेक के कार्यक्रम में सैन्य बलों के 6,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे, जो पिछले 70 बरस में होने वाला यह सबसे बड़ा सैन्य समारोह अभियान होगा। इजरायली सैन्य बलों ने नबलुस शहर में एक रेड के दौरान 3 फलस्तीनियों को मार गिराया। इजराइल ने बताया कि इनमें से 2 बंदूकधारियों ने पिछले महीने वेस्ट बैंक इलाके में एक ब्रिटिश इजरायली महिला और उनकी 2 बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूरोपीय देश चेक गणराज्य की चेक सिटी में कंस्ट्रक्शन कंटेनर में लगी आग में 8 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। दक्षिण कोरिया मेट्रो लाइन, सीएनजी बसों और रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली के लिए बांग्लादेश को $3 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
श्रीलंका में भारत के उच्चायोग ने बुद्ध रश्मि राष्ट्रीय वेसाक महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। ताशकंद में चल रहे पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। गोविंद साहानी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में अगले दौर में प्रवेश किया है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक भोरिया का भी जबरदस्त पंच देखने को मिला। इक्वेडोर के मुक्केबाज लुइस डेल्गाडो को उन्होंने 5-0 से शिकस्त दी। मुक्केबाज नरेंद्र बिरवाल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। ताजिकिस्तान के मुक्केबाज मोहम्मद आबरी दिनेओ को 4-1 से हराया। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में इतिहास रचा है। मुंबई ने 3 दिन के अंदर 2 बार 200 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल किया है। दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज तेज गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर तत्काल प्रभाव से संन्यास लेने की घोषणा की है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर लिया है। सीरीज के तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने कीवी टीम को 26 रन से शिकस्त दी। 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ आईसीसी महिला टी20 विश्व कप महिला विश्व कप क्रिकेट का इतिहास का सबसे ज्यादा देखी जाने वाली प्रतियोगिता रही। विश्व भर में इस प्रतियोगिता को 192 मिलियन लोगों ने देखा। ईपीएल ने एक मुकाबले में लिवरपूल को 1-0 से हराकर टॉप 4 में पहुंचने में अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। मैच का एकमात्र गोल मोहम्मद सलाह ने किया। सलाह का घरेलू मैच पर लगातार 8वां गोल रहा। ईपीएल में मैन सिटी ने वेस्ट हैम के खिलाफ दमदार जीत हासिल की। 3-0 से मुकाबला जीता। जीत के साथ मैन सिटी लीग में शीर्ष पर वापसी करने में कामयाब रहा। मैन सिटी के जीत के हीरो रहे ऑर्लिन हॉलैंड। सीजन में गोल करने के प्रीमियर लीग का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनेल मेसी इस सीजन के अंत में पीएसजी के साथ अनुबंध कर सकते हैं। रियल मैड्रिड इंग्लिश के मिडफील्डर जूड बेलिंघम को साइन करने के करीब है। साइनिंग राशि लगभग 100 मिलियन यूरो से अधिक हो सकती है। 3 बार के ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व 100 मीटर विश्व चैंपियन अमेरिकी स्प्रिंटर टोरी बोई का 32 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्रिटेन की एमा राडुकानु इस साल नहीं खेलेंगी फ्रेंच ओपन और विंबलडन। सर्जरी के चलते उन्होंने फैसला लिया। जिम्मी शेरगिल की आजम का ट्रेलर जारी हुआ है। फिल्म 19 मई को सिनेमाघरों का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। फिल्म की कहानी सत्ता, विश्वासघात और साजिश पर आधारित है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की लोकप्रिय सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स का 3रा संस्करण जल्दी आ रहा है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इंस्टाग्राम अकाउंट से इस पोस्ट शेयर करके ये जानकारी दी गई। मैं अटल हूं की शूटिंग जल्दी शुरू होने वाली है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर करके अपनी अपकमिंग फिल्म मैं अटल हूं की जानकारी दी। यशराज फिल्म्स एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म विजय 69 को लेकर पोस्ट साझा किया है। फिल्म में अनुपम खेर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, जो कि एक उम्र दराज व्यक्ति के जीवन का वर्णन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक बनाने वाले फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने अपनी नई फिल्म टीपू का ऐलान किया है। रिलीज किए गए फिल्म के पोस्टर में टीपू सुल्तान के चेहरे पर कालिख पुती नजर आ रही है। मनोज वाजपेयी की पावर पैक्ड कोर्ट रूम ड्रामा बंदा का पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी सच्चाई की यात्रा को लेकर लड़ने वाले शख्स के इर्द गिर्द घूमती है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। हर दिन
हर पल बनती खबरें